अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 लेंगे। आज से पहले हम 17 लेक्चर ले चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो बुक में था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था, जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में था, जिसमें फ्रॉग का तज़किरा था। फ्रॉग के ऑर्गन्स और उनके ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया था। उसको मैंने बोला कि आज उस पर एक लेक्चर बना दिया जाए ताकि जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, शॉर्ट आंसर जो एक रह गया था जिसमें हमने लेबल करना था फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो स्टूडेंट इसीलिए मैंने ये लेक्चर बनाया है ताकि वो वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबलिंग भी आ जाए और इसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके साथ साथ मजीद जो सिस्टम है फ्रॉग के वो भी हमें पता चल जाए और आपको पता चल जाए। सो स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स आज हम वही जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हमारी बुक में दिए गए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में बताया गया है कि एक फ्रॉग को बेसिकली स्टूडेंट्स वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारी बुक में लिखा गया है कि सबसे पहले आप फ्रॉग को लें, उसको फिर डाइसेक्ट करें यानी उसको काटें और उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यानी कि ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये हमारी बुक में डायग्राम भी मेंशन है और इसको लेबलिंग करने का कहा गया है। सो स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह इसको लेबलिंग भी करेंगे। ये जो लेबलिंग हुई भी है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑर्गन्स वगैरह क्या है। सो स्टूडेंट सबसे पहले ये क्या लिखा गया है कि टेबल शोइंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद द रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम। ये जो टेबल है ये शो कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन को, यानी मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनको और उनके जो रिलेटिव यानी कि उनसे जो मुताल्लिक वो जो ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर जो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं उसके बारे में भी ये टेबल हमें बता रहा है। सो स्टूडेंट पहले ये लेबलिंग समझ लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पर भी चलेंगे। इससे हमारा एक शॉर्ट आंसर जो था वो भी कवर हो जाएगा। सो स्टूडेंट फिलहाल आप लेबलिंग समझें, उसके बाद ये हमारा शॉर्ट आंसर का आंसर है जो हम अभी इंशाल्लाह समझेंगे। फिलहाल आप लेबलिंग समझें। स्टूडेंट सबसे पहले ये एक फ्रॉग दी गई है, एक फ्रॉग को डाइसेक्ट किया गया यानी उसको काट के उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें दिखाया गया है। स्टूडेंट ये आपको टंग दिख रही है, बेसिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है टंग। ये टंग दिख रही है आपको फ्रॉग की, जबकि ये जो आपको ये दिख रही है ये चीज है, ये एयर है यानी कि कान है जो फ्रॉग होता है मेढक होता है उसके। ये जो आपको दिख रही है ये आई है यानी कि मेढक की आंखें हैं, जबकि आपको यहाँ पे एक ब्रेन होता है। ब्रेन में आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके पूरी एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि कौन सा ब्रेन कहाँ पे होता है फ्रॉग के। फिलहाल यहाँ पे हमें ब्रेन दिख तो नहीं रहा लेकिन ये इशारा कर रहे हैं कि ब्रेन यहाँ पर मौजूद होता है। स्टूडेंट मैं आपको वाज़ेह तौर पर दिखाऊंगा ब्रेन को जो फ्रॉग का होता है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये हार्ट है यानी कि दिल है जो फ्रॉग होता है उसका, ये लंग्स है फेफड़े, और इसके साथ साथ ये पेनक्रियाज है, ये लिवर है, ये वाला हिस्सा लिवर है, ये वाला हिस्सा गॉल ब्लेडर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जबकि ये वाला यूनाइनरी ब्लेडर कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा था इसको गॉल ब्लेडर कह रहे हैं और इसको यूनाइनरी ब्लैडर कहते हैं, जबकि ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम क्लोका कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले टंग है, उसके बाद ये वाली आई है, ये एयर है, उसके बाद ब्रेन में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा और यहाँ पे हार्ट दिखाया गया है, लंग्स दिखाए गए हैं, ये लिवर है हमारे पास, लिवर भी ये लिवर है, जबकि गॉल ब्लैडर ये वाला हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो ये है, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला हिस्सा है, स्टमक ये है, गॉल ब्लैडर ये है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला हिस्सा है और क्लोएका ये है। सो स्टूडेंट अब ऑर्गन्स पे चलते हैं कि ऑर्गन कौन कौन से बताए गए हैं और उनका क्या क्या काम है। सो स्टूडेंट माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सारे हिस्से किसके हैं? ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है?
बेसिकली स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निजाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हम एनर्जी हासिल कर सकें। स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी जो होती है वो लार्ज जो सब्सटेंस है उनको स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती है ताकि उनमें से न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जा सके। न्यूट्रिएंट्स यानी कि अपनी काम की चीज हासिल की जा सके जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। वो उस लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में और उससे जो न्यूट्रिएंट्स हासिल करके एनर्जी हासिल करने का ये जो प्रोसेस है, पूरा लार्ज सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? माउथ शामिल है। आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फूड लेता है, अपनी फूड इनटेक करता है, तो वो माउथ के जरिए करता है। किसके जरिए करता है? माउथ के जरिए करता है। अब ये देखें, ये माउथ है, इसके जरिए फ्रॉग क्या करेगा? अपनी फूड इनटेक करेगा। यानी जो आपको पता है, मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो एक लेक्चर हमने फ्रॉग पर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो जो उसकी ग़िज़ा है, कीड़े मकोड़े, उनको फ्रॉग अपने मुंह के जरिए अपने अंदर लेगा, इंटेक करेगा। उसके बाद क्या चीज है जी? बकल कैविटी। बेसिकली स्टूडेंट्स, बकल कैविटी अंदर का जो हिस्सा होता है, फ्रॉग के अंदर का हिस्सा जो होता है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? ये बकल कैविटी कहलाता है। ये क्या हिस्सा है? ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है। अभी जो फूड फ्रॉग ने इंटेक किया अपने माउथ के जरिए, वो इस बक्कल कैविटी में आ गया। मैंने आपको बक्कल कैविटी दिखाई, यानी कि मुंह के अंदर का जो हिस्सा है बक्कल कैविटी उसको कहते हैं, उसके अंदर ये फूड आ गई। अब क्या होगा जी? अब उस फूड के अंदर फ्रॉग के मुंह में सलाइवा होता है, यानी कि थूक होता है, और इस तरह मजीद एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड के ऊपर, यानी कि उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सलाइवा प्रोवाइड करके उसको यानी कि स्वेलोइंग करते हैं, उसकी स्वेलो करते हैं ताकि वो नरम हो जाए और अंदर आराम से जा सके और उससे यानी कि आगे फंस ना जाए, आगे कहीं पे मुश्किल ना हो अंदर लेके जाने में। सो स्टूडेंट, सलाइवा उसको क्या करता है? स्वेलो कर देता है, यानी कि सलाइवा उस फूड में मिक्स हो जाता है। कहां पर मिक्स होता है? बक्कल कैविटी में। इसके बाद कौन सा ऑर्गन लिखा हुआ है? इसके बाद ऑर्गन लिखा हुआ है फेरेंक्स। सो व्हाट इज फेरेंक्स? फेरेंक्स क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर फेरेंक्स पाया जाता है, यानी कि जो टंग होती है ना, जबान, उससे थोड़ा सा पीछे, जबान से जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमारे पास फेरेंक्स जगह होती है जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ पर जो ऐसा है पीछे का थोड़ा सा, जिसको हम हलक भी कहते हैं, उसको फेरेंक्स कह सकते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि फेरेंक्स कौन सा हिस्सा होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बक्कल कैविटी है, ये वाला जो हिस्सा था ये बक्कल कैविटी है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम हलक भी उर्दू में कहते हैं, ये फेरेंक्स है। ये क्या है? ये फेरेंक्स है। सो स्टूडेंट्स, 3 हमने ऑर्गन पढ़ लिए जो कि फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल है। अब ये सारे हम ऑर्गन इंशाल्लाह एक साथ साथ पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे कि इनका क्या क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो स्टूडेंट, इसके बाद क्या आ जाती है? ईसोफेगस। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक नाली है, ये जिसको हम ग़िज़ा की नाली या फूड की नाली भी कहते हैं, खाने की जो नाली होती है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ईसोफेगस है। सबसे पहले माउथ के जरिए इंसेक्ट या अपनी फूड को फ्रॉग इंटेक करता है, उसके बाद वो फूड बक्कल कैविटी में आती है, देन फेरेंक्स में आती है। फेरेंक्स के बाद ये एक ट्यूब है जो कनेक्ट करती है फेरेंक्स को किसके साथ? स्टमक के साथ। ये बेसिकली स्टूडेंट स्टमक है जो फेरेंक्स को कनेक्ट करती है स्टमक के साथ। तो इस ईसोफेगस ट्यूब का क्या काम है? ये फूड को माउथ के जरिए, यानी कि जो फेरेंक्स होता है उससे लेकर कहां तक लेके जाती है? स्टमक तक लेके जाती है। यानी कि ये जो ईसोफेगस है ये फेरेंक्स को कनेक्ट करती है स्टमक यानी मैदे के साथ। सबसे पहले
माउथ है जिसके जरिए फ्रॉग ने फूड इंटेक किया, उसके बाद फूड बकल कैविटी में आया, देन बकल कैविटी के बाद फेरेंक्स में आया, फेरिंग्स के बाद एक टूथ थी जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, उस इसोफेगस टूथ के जरिए वो जो फूड था वो अब किस में चला गया, स्टमक में। सो स्टूडेंट उसके बाद किस में चला गया, स्टमक में। स्टमक में कुछ एसिड होते हैं, बॉडी जो इंसानों का जिस्म है या और ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके स्टमक में HCl जो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, जो कि एक एसिड है, वो पाया जाता है। और इसके साथ साथ और भी मजीद काफी चीजें होती हैं जो कि उस फूड के साथ मिलती हैं और उस फूड को नरम कर देती हैं, उस फूड को इस काबिल कर देती हैं कि उसको यानी कि उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करती हैं। उसको जो HCl होता है वो उस फूड को मजीद नरम करता है ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स हासिल करने में आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टमक है, स्टमक के बाद क्या चीज आ जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जानदार हैं जैसे इंसान हो गए, उनमें भी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल यही फंक्शन है, इसी तरह फूड इंटेक किया जाता है, माउथ के जरिए इंटेक किया जाता है। देन माउथ के बाद फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स में जाता है फूड, उसके बाद इसोफेगस के जरिए स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होती है। अब ये देखें, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। फूड जो होता है वो फूड स्टमक से होकर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से या फ्रॉग की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। सो स्टूडेंट, अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि क्लोएका, व्हाट इज क्लोएका। हमने पढ़ लिया माउथ क्या है, माउथ के जरिए फूड इंटेक किया गया। बकल कैविटी जो माउथ के पीछे थोड़ा सा हिस्सा था, जो माउथ का पूरा हिस्सा है, मुंह के अंदर का जो हिस्सा है उसको बकल कैविटी थी जो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद फेरेंक्स था जो हलक जिसको कहते हैं, उसके बाद इसोफेगस है जो फेरेंक्स को कनेक्ट करती है स्टमक के साथ, स्टमक में फूड जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्लोएका एक ओपनिंग है जिसको हम एक चैम्बर भी कह सकते हैं। इसके जरिए फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जाहिर बात है कि सारा का सारा जो फूड होता है वो हमारी बॉडी या फ्रॉग की बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती या उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। उसमें से जो उसके काम की चीजें होती हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्लोएका के जरिए रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है या बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं ये लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज ये भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि मदद करते हैं फूड की। लिवर जो होता है वो कुछ बाइल बनाता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक जूस बनाता है जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं। वो बाइल जूस जो होता है वो उस फूड स्टमक के साथ जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है, लेकिन होता कहां पे, पेनक्रियाज में होता है। ये जो लिवर है ये बाइल को बनाता है यानी उस जूस को बनाता है, और ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे पाया जाता है, जो कि क्या करता है, गॉल ब्लैडर उस बाइल को, उस जूस को स्टोर करता है और उसके बाद उसको पेनक्रियाज में बल्कि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भेज देता है उस जूस को। और ये जो पेनक्रियाज है ये भी एक जूस बनाती है, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंजाइम मैंने आपको बताया था जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अब कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि एंजाइम जाके जो फूड होता है उसमें अब माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। इनमें से ये जो होता है पेनक्रियाज, ये स्पेसिफिक एंजाइम को यानी कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलेज आ जाता है, लाइपेज आ जाता है, इसी तरह मजीद एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि उस फूड को मजीद ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। सो स्टूडेंट, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये सारे किसमें शामिल हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसके जरिए लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी हासिल की जाती है। माउथ के जरिए फूड को इंटेक किया जाता है, देन बकल कैविटी में फूड जाता है, उसके बाद फेरेंक्स में फूड जाता है,
फेरिंग्स के बाद इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक कनेक्ट हुई हुई है पेनक्रियाज के साथ, पेनक्रियाज नहीं सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, जहां से स्टमक से फूड होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसका नाम क्लोएका है, उसके जरिए फूड एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। सो स्टूडेंट अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, जो फ्रॉग के अंदर दूसरा सिस्टम प्रेजेंट होता है या जानदारों के अंदर दूसरा सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या है, ये क्या चीज कर रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है, ब्लड खून, उसको पंप किया जाता है और उसको बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी वो ब्लड जो ऑक्सीजन से भरा हो उसको तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स हासिल कर लेते हैं, और जो उसके बाद जो उसका वापसी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की तादाद बहुत कम होती है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर कहां लाया जाता है, वापसी हार्ट में लाया जाता है। फिर जो हार्ट होता है उस हार्ट उस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स तक पहुंचाता है, यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाता है, जो बाहर से ऑक्सीजन लेके फिर वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है और इसके बाद यही सर्कुलेशन दोबारा चलती रहती है। इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए से समझाता हूं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले आप ऑर्गन्स देख लें कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। हार्ट एक ऑर्गन है, एट्रिया, वेंट्रिकल्स ये हार्ट के चैम्बर हैं, ये मैं आपको बताता हूं। एओर्टा शामिल है, वेना कैवा शामिल है, ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है जो कि किसका हिस्सा है, जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। ब्लड पहले आप हार्ट को समझ लें कि हार्ट क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। किसमें? फ्रॉग में हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं जानदार जैसे इंसान होते हैं, इंसानों के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। जबकि फ्रॉग के कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। फ्रॉग के कितने चैम्बर होते हैं? 3। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो हार्ट है इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। इसका क्या काम है? इसका काम है ब्लड को पंप करना। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ओटा है। एओर्टा क्या चीज है? बेसिकली स्टूडेंट्स जो हार्ट है, हार्ट के 3 चैम्बर है, मैंने आपको बताया। दो होते हैं एट्रिया, 2 क्या कराते हैं? एट्रिया। 2 चैम्बर जो होते हैं उनको एट्रिया कहा जाता है, और एक चैम्बर है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। 2 चैम्बर को क्या कहा जाता है? एट्रिया, और एक चैम्बर है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ये देखें ये 2 चैम्बर बने हुए हैं। एक लेफ्ट एट्रियम, जब एक की बात होगी तो एट्रियम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जब 2 की बात होगी तो एट्रिया का लफ्ज इस्तेमाल होगा। एक लेफ्ट एट्रियम है और एक राइट एट्रियम है। अब स्टूडेंट्स आप सपोज करें कि जो ब्लड है अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वो ब्लड है जो बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया है, जिसमें से बॉडी ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया है। अब क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक हमारे पास वेना कैवा होती है, जो एक बड़ी नाली है जिसको हम वेन भी कह सकते हैं। एक वेना कैवा एक नाली है जो क्या करती है, उस ब्लड को उन जो हमारे पास बॉडी के जो मजीद बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनसे वो उसको लेती है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके क्या करती है, वो हमारे पास कहां तक पहुंचा देती है? हार्ट के पास पहुंचा देती है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाता है, यानी कि जो हार्ट का एक चैम्बर है जिसका नाम एट्रियम है। एक की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि एट्रियम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जो राइट एट्रियम है वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। फिर जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो जाता है उसके बाद हार्ट जो होता है वो उसे पंप करता है और ब्लड किस में आ जाता है? ब्लड आ जाता है इस वेंट्रिकल में। किस में आ जाता है? इस वेंट्रिकल में आ जाता है। अब सपोज करें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, और मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम से जब वो हार्ट के अंदर आता है
तो वेंट्रिकल के जरिए उसको पंप करके कहां तक भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है किसके पास, लंग्स के पास, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, यानी कि वो ऑक्सीजन से भर जाए और ताकि उसको दोबारा बॉडी हासिल कर, ताकि बॉडी उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। सो स्टूडेंट, अब आप सपोज करें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया, वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। और जो अब दूसरा काम क्या है कि जो हमने डीऑक्सीजन, ये वेंट्रिकल ने क्या काम करता है, वेंट्रिकल उसको भेज देता है लंग्स के पास। किसको भेज देता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको लंग्स के पास भेज देता है, ताकि लंग्स उसको प्योरीफाई करे, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करे, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाए। फिर जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके जरिए आता है, हार्ट के अंदर, वो आता है, उसको रिसीव कौन करता है, उसको लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है, उस ब्लड को रिसीव करता है। जब उस ब्लड को रिसीव कर दिया जाता है फिर उसके बाद उसको वेंट्रिकल में भेजा जाता है ताकि वो पंप किया जा सके। यानी कि ये जो वेंट्रिकल है इसके दो फंक्शन है। एक ये काम ये करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग तक भेजता है और फिर लंग से जो ब्लड आता है उसको पंप करके बॉडी में भेजता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अभी आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में, क्योंकि ये हार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली स्टूडेंट, ये देखें आप, एक हार्ट है, सपोज करें इसके 3 चैम्बर हैं, एक राइट, एक लेफ्ट और एक इसका वेंट्रिकल है। जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, वो जो बॉडी, ये जो बॉडी है फ्रॉग की, इसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब ये सपोज करें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो इसने रिसीव कर लिया। जब राइट एट्रियम इसको रिसीव कर लेता है, रिसीव करने के बाद इसको किसके पास भेज देगा, इसको भेज देगा वेंट्रिकल के पास। अब सपोज करें ये वेंट्रिकल है, अब वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया है। अब ब्लड को क्या करना है, वेंट्रिकल ने उसको पंप करना है। जब वेंट्रिकल उसको पंप करेगा तो ये जो ब्लड है ये किस में आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा, जो इसको क्या करेंगे, जो इसको प्यूरिफाई करेंगे, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो फिर ये ब्लड किसके जरिए आएगा, ये ब्लड एक नाली है, वो एक नाली इसको क्या करती है, इसको रिसीव करके यहाँ पे भेज देती है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम के पास भेज देती है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, फिर उस ब्लड को वेंट्रिकल के पास भेजता है और वेंट्रिकल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा बॉडी में भेज देता है। और फिर इसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा राइट एट्रियम में आता है, वेंट्रिकल के पास जाता है, वेंट्रिकल उसको दोबारा लंग्स के पास भेजता है, लंग्स से होता हुआ वो लेफ्ट एट्रियम के पास आता है, वहां से वो किस में चला जाता है, वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं तीसरा सिस्टम जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप समझते हैं किसको कहा जाता है, जिसमें सांस लेने का जो प्रोसेस है पूरा, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसमें लंग्स शामिल हैं, ट्रैकिया शामिल है और नॉस्ट्रिल शामिल है। स्टूडेंट, नॉस्ट्रिल यानी ये नाक भी हम कह सकते हैं, नाक के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। सो स्टूडेंट, नॉस्ट्रिल क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल अब ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद एक ट्रैकिया, एक नाली होती है जिसके जरिए वो ऑक्सीजन ट्रेवल करती है और कहां तक पहुंच जाती है, लंग्स के पास। और फिर लंग्स से होती हुई ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोबारा ट्रैकिया में जाते हुए नॉस्ट्रिल के जरिए दोबारा से बॉडी से बाहर चली जाती है। ये पूरा सिस्टम जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। सो स्टूडेंट, एक और हमारे पास सिस्टम है जिसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर शामिल है। क्या चीजें शामिल हैं, किडनीज, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ये किस सिस्टम को बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। किसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम को। सो स्टूडेंट, अब स्टडी करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किडनीज हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करती हैं, किडनीज का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को फिल्टर करना, और इसके अलावा जो मजीद, अब जैसे वाटर जो होता है, अब ऑर्गेनिज्म वाटर को हासिल करते हैं, जब वाटर को लेते हैं, अब जाहिर बात है जब वाटर हासिल किया जाता है और उसके बाद वो एक्सक्रीट भी किया जाता है जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो किडनीज क्या करती हैं, किडनीज
उसकी फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम यूरिन कहते हैं। यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, जो मजीद यानी कि वेस्ट वाटर होता है जो हमारे काम का नहीं होता है, या इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमारी किडनीज फिल्टर करती हैं। अब क्या करती हैं किडनीज, उस फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। यूरिन फिर होता हुआ कहां पे आता है, ये देखें, ये आप नालियां देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं यूरिटर्स। ये किडनीज हो गई। किडनीज क्या काम करती हैं, एक तो ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, और दूसरा जो यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर कह सकते हैं, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसको क्या करती हैं किडनीज, यानी यूरिन की फॉर्मेशन करती है। एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ जो लिक्विड होता है, उसको किसकी, लिक्विड की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। फिर वो यूरिन इन यूरिटर्स के जरिए इस यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये किडनीज है, ये यूरिटर्स है, और ये यूराइनरी ब्लैडर है। अब ये किडनीज के जरिए वो जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, फिर वो यूरिन जो होता है वो यूरिटर्स के जरिए यूराइनरी ब्लैडर में आता है, और यूराइनरी ब्लैडर से होता हुआ क्लोएका की मदद से, क्लोएका की मदद से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या इसको यूराइनरी सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन होना, यूरिन की फॉर्मेशन किडनीज में होती है। यूरिटर्स दो नालियां हैं जो यूरिन को रिसीव करती हैं, और उसके बाद यूराइनरी ब्लैडर के पास पहुंचाती हैं। यूराइनरी ब्लैडर उस यूरिन को स्टोर करता है, और जब वो स्टोर कर चुका होता है, और उसके बाद वो बॉडी को अलार्म देता है, बॉडी को सिग्नल देता है कि अब हमने यूरिन स्टोर कर लिया है, और अब इससे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाए, और फिर उसके बाद यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। सो स्टूडेंट, इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जो है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का समझना ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा ये जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आगे हम इंशाल्लाह 9 में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको फिलहाल सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो और सिस्टम है ये किन ऑर्गन से मिलकर बन रहा है। अभी आप इतना भी कर लेंगे तो इनफ है। अभी आपके इंशाल्लाह अगर आगे आपके हो सकता है कि आपका कोई एक सिस्टम बॉडी, लाजमी एक सिस्टम आपका मौजूद है आपकी बुक में, जो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे बाद में, और उसके बाद मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये सिस्टम्स आते रहेंगे, और इनको हम मजीद डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टूडेंट, एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या मुराद होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुराद ये है कि जिसमें मेल जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंबाइन होके एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, जिनमें टेस्टिस, वेजा, एफ्रेंशिया, ओवरीज, ओविडक्ट, ओविसाइक, ये आप फिलहाल इन ऑर्गन्स के नाम याद कर लें जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल आपस में कंबाइन होके या दोनों वर्क करके क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट, इसके बाद एक और हमारे पास सिस्टम है जिसका नाम नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बनता है। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व क्या चीजें हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास ब्रेन होता है, ब्रेन दिमाग को कहते हैं। ब्रेन के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद यहां से कुछ चीजें निकल रही होती हैं, या आप कह सकते हैं एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे वो होती है ना कि जाला होता है, जाले नुमा चीजें निकल रही होती हैं, यहां से स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे नर्व्स होती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व आपस में कंबाइन होकर किस चीज की फॉर्मेशन करती हैं, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। सो स्टूडेंट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी हासिल की जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है ताकि बॉडी ताकि ऑक्सीजन को सर्कुलेट यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। हर सेल को जरूरी होती है ऑक्सीजन पहुंचाना, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है तमाम सेल्स की तरफ, सेल्स को पहुंचाता है, और उसके बाद उन सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापसी आता है हार्ट की तरफ, और ये एक निजाम चलता रहता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं।
उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रैकिया और नॉस्ट्रिल शामिल थे। लंग्स सबसे पहले नॉस्ट्रिल के जरिए जो हवा होती है, एयर होती है, उसको अंदर लिया जाता है। उसके बाद वो ट्रैकिया की मदद से लंग्स तक पहुंचती है। फिर लंग्स क्या काम करता है, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके यानी कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वापसी पहुंचा दिया जाता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया नॉस्ट्रिल के जरिए वापसी निकल आती है, वापसी रिमूव हो जाती है बॉडी से। ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि किडनीज यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, जो कि एज हमारे पास क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। फिर वो यूरिन जो होता है वो यूरिटस की मदद से यूनानी ब्लैडर में स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है और इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। जो नर्वस सिस्टम है यही वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के हर हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें ब्रेन है। ब्रेन क्या कर रहा होता है, आप जानते हैं कि ब्रेन का काम यही है, दिमाग का काम यही है कि हमारा हर चीज को कंट्रोल करना, उठना, बैठना, सोना, जागना, इन सब चीजों को ब्रेन कंट्रोल। स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म कर रही होती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, जबकि नर्व्स भी इस कामों में शामिल होती हैं सिग्नल को ट्रांसफर करने में। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मतलब दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो हमने एक क्वेश्चन कवर करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 था शॉर्ट आंसर में। जो लेबल डायग्राम थी फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको हमने लेबल करना था। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे उसको लेबल कर दिया है। आप बुक में से अपने देख लीजिएगा, वहां पे लेबलिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पे मैंने उनकी लेबलिंग कर दी है। तो ये टंग थी हमारे पास, उसके बाद ये आई थी, ये एयर, उसके बाद ये टंग है, ये टंग है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एयर्स आ गए। ये ब्रेन सॉरी स्टूडेंट्स, ये ब्रेन बना हुआ है, ये ब्रेन आ गया। और उसके बाद यहाँ पे इस ओपेगस एक नाली होती है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, जबकि ये हमारे पास लिवर है। ये अगर इसकी बात की जाए तो ये पेनक्रियाज है, ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये गॉल ब्लैडर है। उसके बाद एक स्मॉल ओपनिंग, लास्ट पे एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम क्लोएका कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अभी फिलहाल कुछ समझ आई होगी इन सिस्टम्स के बारे में। ये सिस्टम्स डिटेल में आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह 9 में भी ये काम आएंगे, आपके मैट्रिक में भी इंशाल्लाह आएंगे, फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, सेकंड ईयर में आएंगे, और इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि अभी से समझ जाएं और फिर आपको ताकि आगे आसानी हो इनको समझने में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, अब दीजिए आप मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो आपसे अर्ज है या आपसे दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका फौरी जवाब दूंगा। उस पे अगर आपने कोई ऐसा सवाल किया हो जिसकी डिटेल देना जरूरी हो तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एक लेक्चर भी बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब दीजिए अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।